कि हमारे देश में जो कर्ज हमारा विदेशी था वो कर्ज 3 गुना और बढ़ करके 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम करके पैसा इकट्ठा किया गया। हमारे देश के सरकारी संस्थानों का शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा किया गया। हमारे देश के 400 रुपए कीमत का सिलेंडर 1100 रुपए में बिकवा कर पूरे कोरोना काल में मुफ्त में जो पेट्रोल आ रहा था 100 रुपए से महंगा बिकवा करके, और हमारे देश में आटा चावल और दाल पर भी और पेन पेंसिल पर टैक्स लगा करके जो वसूली की गई है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पेटीएम में जब अली बाबा का 43% हिस्सा था तब तुम उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, और जब अली बाबा ने 43% हिस्सा अलग कर दिया तो आपने उसको काली सूची में डलवा दिया। ये खेल भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पेटीएम से भी बहुत मोटी रकम पीएम केयर्स में ली गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे संवैधानिक बेंच को यह भी जांच करनी चाहिए, और हमारे देश में सूचना के अधिकार जानने का हक कि आपको अगर वोट जो मैं दे रहा हूं, देश का मतदाता वोट दे रहा है, तो देश के मतदाता को यह जानने का हक है कि आप नोट किससे ले रहे हैं। इससे वंचित रखने का षड्यंत्र, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करना, पीएम केयर्स के माध्यम से वसूली करना और देश के संस्थानों को बेच करके उसमें हिस्सेदारी लेने का जो तरीका है। दूसरा बड़ा मामला आपके सामने नरेंद्र मोदी के जो लठायत की भूमिका में वसूली की भूमिका निभाने वाले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उसके वसूली करने के लिए जो अच्छा तो ना मुस्टंडे गुंडे जाते हो, उस तरीके से जाने के बाद 30 से ज़्यादा कंपनियों ने 300 करोड़ से ज़्यादा भाजपा के खाते में जमा कराया। ये चौंकाने वाली बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री वसूली भाई की। और वसूली भाई की डिग्री दी है हमारे देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। और क्यों दी, मैं आपके सामने जब पहले सुप्रीम कोर्ट का बाद में जिक्र करूंगा, पहले न्यूज़ पोर्टल का जिक्र करता हूं। एक न्यूज़ पोर्टल ने बताया कि जिस कंपनी से वसूली करनी हो मोदी सरकार को, उस पर ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, एनसीबी का छापा या फिर जीएसटी टीम का, जांच टीम का छापा डाला जाता है। और दूसरा है असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और तीसरा पीएम केयर्स के नाम पर, और चौथा है देश की सरकारी संस्थानों को अपने निजी चहेतों के हवाले बेच करने पर उसमें से घूसखोरी का मामला। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न्यूज़ पोर्टल ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। बताया कि ईडी के छापे के बाद, सीबीआई के छापे के बाद, इनकम टैक्स के छापे के बाद 30 से ज़्यादा कंपनियों ने 300 करोड़ से ज़्यादा नरेंद्र मोदी के जो लठायत की भूमिका में वसूली की भूमिका निभाने वाले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उसके वसूली करने के लिए जो अच्छा तो ना मुस्टंडे गुंडे जाते हो, उस तरीके से जाने के बाद 30 से ज़्यादा कंपनियों ने 300 करोड़ से ज़्यादा भाजपा के खाते में जमा कराया। ये चौंकाने वाली बात है और ये बात बार बार उठती रही है, इसलिए वसूली भाई नाम पड़ा। लेकिन मैं आपके सामने जो 4 मामले मैंने गिनती कराए कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से वसूली करना, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करना, पीएम केयर्स के माध्यम से वसूली करना और देश के संस्थानों को बेच करके उसमें हिस्सेदारी लेने का जो तरीका है। दूसरा बड़ा मामला आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड का हमारे देश की संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर चुकी है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से वसूली के लिए 2017 में आयकर कानून को असंवैधानिक तरीके से बदलने का काम, हमारे देश के अंदर जनप्रतिनिधित्व कानून को 2017 में असंवैधानिक तरीके से बदलने का काम, और हमारे देश में सूचना के अधिकार जानने का हक कि आपको अगर वोट जो मैं दे रहा हूं, देश का मतदाता वोट दे रहा है, तो देश के मतदाता को यह जानने का हक है कि आप नोट किससे ले रहे हैं। इससे वंचित रखने का षड्यंत्र और इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक, ये 4 असंवैधानिक काम सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुके हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हफ्ता वसूली सिर्फ जीएसटी की टीम से, ईडी की टीम से, सीबीआई की टीम से, इनकम टैक्स की टीम भेज करके नहीं हो रहा है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सोहराबुद्दीन गुजरात के, जिसका फेक इनकाउंटर में हत्या कर दी गई, वहां गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में जो मार्बल के व्यापारी थे, उनसे इस गिरोह के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था। और यह हफ्ता वसूली के काम में दो किस्म की बातें थी। एक, जो सीधे सीधे व्यापारी इस गिरोह को हफ्ता वसूली का हिस्सा देते थे, और दो, जिनको सोहराबुद्दीन के माध्यम से वसूली कराई जाती थी। अब सोहराबुद्दीन ने इनके उन व्यापारियों पर हाथ डाला जो व्यापारी सीधा सीधा इस गिरोह को पैसा दे रहे थे। यह पब्लिक डोमेन में है जो मैं बात कर रहा हूं। तो आप समझ लो कि राजस्थान से गुजरात में मार्बल सप्लाई करने वालों से जो गिरोह हफ्ता वसूली करता हो, जब उसे आप सत्ता के शिखर पर बिठा देंगे, तो वह ईडी के गुंडों को भेज के, सीबीआई के गुंडों को भेज के, इनकम टैक्स के गुंडों को भेज करके, जीएसटी की टीम के नाम पर गुंडों को भेज करके व्यापारी उद्यमियों को धमकाएंगे, उन पर मुकदमे बनाएंगे, उनसे वसूली करेंगे, जो अभी एक न्यूज पोर्टल ने पोल खोल कर दी है। और दूसरा, वो हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से देश के आयकर कानून को बदल करके, देश के जनप्रतिनिधित्व कानून को बदल करके, देश में सूचना के अधिकार के कानून की अनदेखी करके इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके अवैध वसूली करेंगे। अब इसमें भी एक और नया पेच है। पेच बड़ा रोचक है। आपको मालूम है कि कोरोना की घोषणा करने के बाद 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स का गठन किया गया था, और सितंबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका पर सुनवाई के वक्त पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सचिव ने लिख करके दिया, पीएम केयर सरकारी नहीं है, पीएम केयर निजी है। अब पीएम केयर्स में मैं आपको बताना चाहता हूं घोटाला, कि जो 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल ने एसबीआई से जो जारी किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसे अगर कैश नहीं कराया तो 16वें दिन वो पैसा सीधा सीधा प्रधानमंत्री नहीं, देश के नरेंद्र मोदी के खाते में चला जाएगा, पीएम केयर्स के नाम पर जो बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष तो पहले से ही था। और पीएम केयर्स में हमारे देश के अंदर अभी एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किस किस ने कितना कितना धन किस किस राजनीतिक दल को दिया, स्टेट बैंक 6 तारीख तक इसकी पूरी सूची संबंधित चुनाव आयोग और तमाम जगह दे। और मैं ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे संवैधानिक बेंच से, यह अधूरा मामला है। पूरा मामला करने के लिए यह होना चाहिए, क्योंकि इसका पैसा रिलेशन सीधा सीधा पीएम केयर्स के साथ कर दिया गया है। इसलिए जांच होनी चाहिए कि पीएम केयर्स में देश, हमारे दुश्मन देशों की कंपनियों के शेयर होल्डर कंपनियों की तरफ से कितना पैसा आया है। जितना मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीन की कंपनी अलीबाबा कंपनी का पेटीएम में 43% जब शेयर आया, तो 43% शेयर धारक जब अलीबाबा कंपनी बनी, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर, का प्रचारक बना। और अब 2024 की मैं जिक्र कर रहा हूं, जब अलीबाबा कंपनी ने पेटीएम से सारे शेयर अपने बेच दिए या स्लीपर सेल को दे दिए, हो सकता है उसमें भाजपाई भी हो, और जब वो स्लीपर सेल को दे दिए, उसके बाद हमारे देश के रिजर्व बैंक ने पेटीएम को एक तरीके से काली सूची में डाल दिया है। ये खेल आपको समझना चाहिए और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पेटीएम में जब अलीबाबा का 43% हिस्सा था, तब तुम उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, और जब अलीबाबा ने 43% हिस्सा अलग कर दिया, तो आपने उसको काली सूची में डलवा दिया। ये खेल भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पेटीएम से भी बहुत मोटी रकम पीएम केयर्स में ली गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे संवैधानिक बेंच को यह भी जांच करनी चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो जारी किया गया था, वो स्वाभाविक तौर पर पीएम केयर्स में कितना धन किस कंपनी का गया, और पीएम केयर्स में पाकिस्तान के
आतंकवादियों के फाइनेंसरों का कितना पैसा आया और चीन के दुश्मन देश चीन का कितना पैसा आया, पीएम केयर्स का भी एक एक पैसा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब वो सरकारी नहीं है तो नरेंद्र मोदी को यह इजाजत कौन देता है, किसने दी कि वो पीएम केयर्स के नाम पर किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन करा दे। मतलब मैं भूपेंद्र रावत अगर कल की तारीख में जाऊं और सीएम केयर्स के नाम पर एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराऊं तो क्या भारत का कानून मुझे अनुमति देता है कि नहीं। और तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसका सबसे बड़ा रास्ता क्या हो सकता है। एक, हमारे देश की संवैधानिक बेंच को यह फैसला भी करना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि हमारे देश के सरकारी संस्थानों को अपनी चहेती कंपनियों को बेचते समय नरेंद्र मोदी जो पीएम केयर्स में पैसा लिया, अपना संगठन जो अवैध तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से पैसा लिया, और जो हमारे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड करवाकर, मुकदमे दर्ज कराकर कंपनियों से वसूली कर रहा है, उसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके कितनी कितनी वसूली की, इसकी पूरी ऑडिट होनी चाहिए। हमारे पास तो ये रिपोर्ट है कि आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक ऐसी कंपनी जो 35,000 करोड़ रुपए का सालाना का मुनाफा दे रही थी, वो तक बेच डाली है। और तब मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जांच ये भी होनी चाहिए, क्योंकि मामला आर्थिक घोटाले का है। संवैधानिक बेंच को जांच करनी चाहिए कि हमारे देश में जो कर्ज हमारा विदेशी था, वह कर्ज 3 गुना और बढ़ करके 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम करके पैसा इकट्ठा किया गया, हमारे देश के सरकारी संस्थानों का शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा किया गया, हमारे देश के 400 रुपए कीमत का सिलेंडर 1100 रुपए में बिकवा कर पूरे कोरोना काल में मुफ्त में जो पेट्रोल आ रहा था 100 रुपए से महंगा बिकवा करके, और हमारे देश में आटा, चावल और दाल पर भी और पेन पेंसिल पर टैक्स लगा करके जो वसूली की गई है। तो एक तरफ हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े कर्जदार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चुनौती दे चुका है, और फिर कहा जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी भी पूरी जांच पड़ताल संवैधानिक बेंच को संज्ञान, क्योंकि यह पूरा आर्थिक घोटाले का मामला है, इसलिए। और एक और बात, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, जनप्रतिनिधित्व कानून को बदली करना असंवैधानिक है, आयकर कानून को बदली करना असंवैधानिक है, और सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देना असंवैधानिक है। 4 असंवैधानिक काम करने के लिए मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं, एक एक पैसे का पीएम केयर्स का हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि देश के दुश्मन देशों की कंपनियों से मोदी ने कितना पैसा पीएम केयर्स पर राहत के नाम पर वसूल किया है और पैसा कहां कहां ठिकाने लगाए, यह भी जांच पड़ताल का विषय है। धन्यवाद।